गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम वारिस कौन ये संवादात्मक कहानी देखने वाले हैं। संवादात्मक यानी जहाँ पर पात्र जो होते हैं कहानी की वे आपस में संवाद करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, बातचीत करते हैं और उनके उस संवाद को जैसे कि वैसे ही उद्धरण चिन्ह में यहाँ पर लिया जाता है। तो वारिस कौन, इस कहानी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। वारिस यानी उत्तराधिकारी। तो जैसे हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, धन दौलत होता है, तो जो भी है हमने कमाया हुआ, तो हमारे चल बसने के बाद हमें हमारे जो वारिस होते हैं, जो हकदार होते हैं, तो उन्हें वह सौंपना पड़ता है। तो यहाँ पर वारिस कौन इस कहानी के माध्यम से विभा रानी ने वारिस किसे करना चाहिए, यानी वारिस का हकदार कौन हो सकता है, ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। देखेंगे पहले हम विभा रानी का परिचय। इनका जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ। परिचय: बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। प्रमुख कृतियाँ इनकी है चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, यह कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह नाटक, समृत कैन CAN कैन, यह द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि प्रसिद्ध है। तो इस प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने आपको संदेश देने की कोशिश की है, सीख देने की कोशिश की है कि आप भी जब यह जीवन जी रहे हैं तो इस जीवन में आप समय का अच्छा सदुपयोग आपको करना चाहिए और जो कुछ साधन आपके पास है उन साधनों का भी अच्छे से इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए ताकि आगे उसका अच्छा फल आपको हासिल हो सके, प्राप्त हो सके। देखेंगे हम सबने आपके पास किताबें होंगी, उसमें देखना है, या तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, लेकिन राजा के मन में सवाल आया कि 4 बिटियां हैं, उनमें से बुद्धिमान कौन सी है, ये राजा की समझ में नहीं आ रहा था और इसलिए अपना राजपाट, अपनी राजगद्दी, अपना वारिस चुनने में उसे मुसीबत हो रही थी। फैसला वह नहीं कर पा रहा था। वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन 4 बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर 4 बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और
जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। तो इस प्रकार से उसने उनकी इस बात को मजाक में हंसी में टाल दिया, उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके पास वह तो राजकुमारी थी, उनके पास बहुत सारी धन दौलत थी, बहुत सारा भंडार था, अन्न धान्य था, तो उसे उसकी कुछ फिक्र नहीं थी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची यानी बॉक्स में पेटी में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, यानी सबसे छोटी थी, लाडली थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। तो देखिए गेहूं के दाने जो हैं तो अपने होड़े के रूप में, होड़ा जो होता है तो उस रूप में उसे खाया भी होगा। तो यहाँ पर भी उसे भी वह दाने जो हैं वह बहुत ही भुने हुए दाने, यानी जिसे हम मराठी में भाजून बोलते हैं, तो वो बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो देखिए तीसरी राजकुमारी जो थी उस पर वह सोच रही थी कि राजा ने ये दाने तो दिए हैं, उसके पीछे बिल्कुल कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, मकसद होगा, तभी राजा ने ये 100 दाने हमें दिए हैं। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर यानी संभाल कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखिए 100 दाने दिए थे राजा ने और उसने उस 100 दानों के ढेर सारे गेहूं जो हैं गेहूं के दाने वह बना लिए थे। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल यानी आवरण वाली डिब्बी उठा लाई, कवर वाली डिब्बी उठा लाई। मखमल यानी एक मलमल का ऐसा तलम ऐसा कपड़ा होता है और उसमें रेशम का कपड़ा होता है, उसमें उसने उन दानों को रखकर फिर डिब्बी जो है चांदी की उसमें उसे रख दिया था। तो डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अब देखिए 5 साल तक गेहूं के दाने उसमें रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, और इसीलिए वह दाने जो हैं वह खराब हो गए, सड़ गए। फिर तीसरी राजकुमारी से राजा ने पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी
और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दोनों की कोई कीमत है पिताजी? सॉरी, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हो? अभी सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत के गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, वैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। निश्चिंत यानी अब मुझे कोई चिंता नहीं रही, कोई जिसे हम मराठी में काळजी कहते हैं, कोई चिंता नहीं रही। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, यानी सच्ची वारिस हो। तो इस प्रकार से फिर राजा के मन में जो सवाल उठा था कि उसके चल बसने के बाद वह इस राजपाट को किसे सौंपेगा या इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, ये जो सवाल उसके मन में था, तो उसका जवाब उससे मिल गया था। और उसने फिर जो उसकी 3 नंबर की बेटी थी वह उसे बुद्धिमान लगी और उसी को ही उसने वह सब राजपाट सौंपने का निश्चय कर लिया। तो इस प्रकार से देखिए, समझदारी से काम लेने के कारण ही वह राजकुमारी जो है उसे यह फल हासिल हुआ था। तो आप भी आपके जीवन में इसी प्रकार से समझदारी से काम लेंगे तो आपको भी इसका कोई न कोई फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर देखिए नीचे शब्द वाटिका में शब्द है तनिक यानी थोड़ा, मकसद यानी उद्देश्य, खोल यानी आवरण, उम्मीद यानी आशा, उत्तराधिकारी यानी वारिस। मुहावरे भी है यहाँ, चक्कर में पड़ जाना यानी दुविधा में पड़ जाना, ये करूँ या वो करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी परिस्थिति हमारी कभी कभी हो जाती है तो उसे चक्कर में पड़ जाना कहते हैं। गले लगाना यानी प्यार से मिलना, यानी एक प्रकार से जब राजा ने देखा कि सभी लड़कियों ने गेहूं के दानों का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया है तो राजा चक्कर में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, किसके हाथों में ये राजपाट सौंपूं। पहले तो उन्होंने देखा नहीं था ना, तीसरी राजकुमारी ने उन दानों का क्या किया। उन्होंने बाद में दूसरे दिन उन्हें वह लेकर गई थी। अब यहाँ देखिए नीचे है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया?
अब पहली बहन ने क्या किया, दूसरी ने क्या किया, तीसरी ने क्या किया, चौथी ने क्या किया, ये आपको यहाँ लिखना है। सही विकल्प चुनकर वाक्य में फिर से लिखो। यहाँ पर ज़रूर इसके पीछे कोई उद्देश्य, हेतु, मकसद। अब किताब में क्या है, उद्देश्य, हेतु, मकसद, इन तीनों में से किताब में जो शब्द है वही आपको वहाँ रिक्त स्थान में भरकर फिर उसके नीचे उसे रेखांकित करना है, लाइन खींचनी है और उस वाक्य को पूरा लिखना है। सो मैं उन्हें डैश खा गई, भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर, इसमें से जो सही है वो वहाँ लिखना है। इसी प्रकार से इस रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। और उसके बाद देखिए परिणाम लिखो। परिणाम यानी गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ था। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ था। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, क्या परिणाम हुआ। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम फिर क्या हुआ, कि किस प्रकार से उसने कह दिया कि पहले तो भंडार घर से वह दाने लेकर आई थी, लेकिन बाद में बता दिया कि नहीं, ये दाने वो नहीं हैं। तो सही सही बात, जैसे परिणाम क्या हुआ, उसने सही बात फिर राजा को, सच्ची बात राजा को बता दी। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसका क्रम लगाना है। ये उल्टा सीधा क्रम है, ये सीधा सीधा क्रम नहीं है। तो आपने देखना है कि पहले कौन सी घटना घटी थी, पहले क्या हुआ था, तो फिर उसको किताब में पढ़ते हुए, उस कहानी को पढ़ते हुए आपको इनमें से सही क्रम क्या है ये ढूंढना है और उस वाक्य को पहले लिखना है। दूसरी घटना जब हुई, उस दूसरी घटना को बाद में लिखना है, उसे वह क्रम आपको देते जाना है। इस प्रकार के इनके क्रम जो है वह गलत है, आपको उसे सही करते हुए सही वाक्य सही जगह पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर भाषा बिंदु, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठ से ढूंढकर लिखो। ये भाषा बिंदु जो है, यानी हम वाक्य के भेद जब देखेंगे उसके बाद उसे लिखना है। और ये उपयोजित लेखन जो है वह भी हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मैंने समझा। फिर मैंने क्या समझा, यानी इस कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपकी क्या समझ में आया, यानी क्या सीख आपको मिली, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। और नीचे देखिए, नीचे सवाल है, बीरबल की स्वयं अध्ययन के लिए बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों को फोल्डर कर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। अब बीरबल की अगर आपके पास किताब है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, या तो नहीं है तो फिर आप नेट से उसे ढूंढ सकते हो और फिर नेट से ढूंढकर उन कहानियों को फिर अपनी कॉपी में लिख लो। और फिर बाद में जब हमारी पाठशाला शुरू हो जाएगी तब आप उसे सुना सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए